soldier presented with 3 months history of fever, bilateral lymphadenopathy, parasplenomegaly, anemia, fatigue, sleeping on the floor and bitten by some fly। ठीक है, डायग्नोसिस पूछा, फ्लाई नहीं पूछा। फ्लाई जो है इसमें सैंड फ्लाई है और डायग्नोसिस इसका काला जार है। ठीक है, मलेरिया मलेरिया को आपने काला जार से मिक्स नहीं करना। एक तो वो बता रहा है कि फ्लोर पे वो लेटा हुआ है। ठीक है, मच्छर जो है वो मॉस्किटो आपको कहीं पे भी काटेगा, वो उसके लिए आपको ज़मीन पे लेटने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे होंगे आपको काट देगा वो। ठीक है, उन्होंने जो लाइन बताई हुई है वो बताया हुआ है कि स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है। तो जो सैंड फ्लाइज होती हैं ये ज़मीन पे होती हैं, कोनों में होती हैं, छोटी छोटी जगहों पे छुपी होती हैं। तो सोल्जर का मतलब है कि किसी पोस्ट पे वो बैठा हुआ है और वहाँ पे उसको सैंड फ्लाई ने आकर काटा और उसको काला जार हो गया। ठीक है, विज़रल लीशमीनियासिस जिसको कहते हैं। और फ्लेरिएसिस जो है वो उसमें एलिफेंटेसिस होता है। वो उसमें ऐसी कोई पिक्चर नहीं बताई हुई कि भाई टांगें बहुत बड़ी हो गई हैं उसकी, या हाथ बहुत साइज़ से बड़े हो गए हैं, या मुंह बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, उसमें ये एग्जांपल्स उसमें सिम्टम्स होती हैं। प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर पार्चुरेशन रिग्रेशन बाय कोनाबिल लाइसोसोम है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पार्चुरेशन विच लेयर शेड द फंक्शनलिस, ये पढ़ चुके हैं हम। ड्यूरिंग ओवोफोरेक्टमी यूरेटर डैमेज वाइल क्रॉसिंग, तो ये मैंने आपको पूरा यूरेटर की 5 कंस्ट्रक्शंस बताई थी। एक कंस्ट्रक्शन में इसको मैंने आपको बताया था कि जब ये सर्वाइकल लिगामेंट के पास से गुजरता है जिसको ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं, तो वहाँ पे यूट्राइन आर्टरी और यूरेटर आर्टरी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्रॉस कर रहे होते हैं यूट्राइन आर्टरी। तो वो यहाँ पे वाइल क्रॉसिंग का भी वर्ड बता दी उन्होंने आपको। वो फरेक्टमी 2 बातें बता दी। वो फरेक्टमी कर रहे हैं, वो एक जर्नल था, फिर वे आगे स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई जब यूरेटर क्रॉस कर रहा है यूट्राइन आर्टरी को। ठीक है, जो ओवेरियन इसलिए नहीं होगा कि ओवेरियन आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी ये पेल्विक ब्रिम के पास होते हैं, और पेल्विक ब्रिम के पास तो आपकी ओवरी पड़ी भी नहीं हुई ना। ठीक है, वो ओवरी आपकी पेल्विक ब्रिम के पास पड़ी भी नहीं हुई। और यूरेटर एक्सटर्नल इलियक को नहीं क्रॉस करता, एक्सटर्नल इलियक इसके सुपीरियरली पड़ी होती है। इन द हर्निएशन ऑफ C5 C6 डिस्क डैमेज। अच्छा, ये MCQ बड़ा सोचने वाला है। देखें, अब आप इसमें ना जल्दी से जो है वो C6 स्पाइनल नर्व सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन नहीं, सोचना है आपने। ये देखें, ये वर्टिब्रा है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने वर्टिब्रा बनाया हुआ है। ये वर्टिब्रा है, ये जो इसकी बाहर स्पाइन है ये बाहर की तरफ, हमारी जो बॉडी बाहर की तरफ से होती है वो आउटर होता है। उसकी जो मतलब आउटर स्पाइन जो बाहर की तरफ होती है, जो उसकी बॉडी होती है वो अंदर की तरफ होती है। ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की ये एंटीरियर रूट जा रही है, एंटीरियर एमाया जा रहा है, और ये उसका पोस्टीरियर एमाया जा रहा है। ये दोनों बाहर में जाएंगे और जब मिलके फिर स्पाइनल नर्व बना देंगे। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व कितना दूर है वर्टिब्रा से? ये है एंटीरियर रूट, एंटीरियर एमाया को डैमेज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। Diabetic patient presented with the morning hyperglycemia due to a poor control diabetes. Now the suitable management will be, तो जब जो होती है ना मॉर्निंग वाली हाइपरग्लाइसीमिया, उसको कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन से, और इंसुलिन में आपने उसको क्या देना है, रेगुलर और इंटरमीडिएट इंसुलिन ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से के उसकी जो है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन चाहिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है उसका जो अफेक्ट होता है वो बहुत देर से आता है और वो बहुत देर रहती है, इसलिए हमें मिक्सचर चाहिए होता है। जो रेगुलर है, रेगुलर हमें पता है शॉर्ट एक्टिंग है, हम एमरजेंसीज में भी देते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट का एक्शन जो है वो रेगुलर और इंटरमीडिएट होती है, इनका जो मिक्सचर बना के देते हैं कि ताकि बंदे में अच्छा रिजल्ट आ सके। ठीक है, सूटेबल मैनेजमेंट का बताया उन्होंने, सूटेबल मैनेजमेंट का बताया हुआ है। ठीक है, जो रेगुलर होती है वो 5 to 15 मिनट्स में स्टार्ट हो जाता है उसका एक्शन, और 2 to 5 आवर्स तक रहता है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट है 1 से 2 घंटे में आ जाती है, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो 12 आवर्स तक रहता है। लॉन्ग एक्टिंग जो है उसकी कोई पीक नहीं बनती, बस स्लोली बॉडी में रहती है, और वो 24 आवर्स के लिए रहती है। ठीक है, अब एक बंदे का जिसका हमारे पास पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, तो उसके बाद हमें उसके प्रॉपर इफ़ेक्ट्स चाहिए होंगे जो प्रॉपरली उसके लेवल्स मेंटेन करे, तो वो हमारे पास इंटरमीडिएट प्लस रेगुलर है। ठीक है, अगर हम ओनली लॉन्ग एक्टिंग उसको दे देंगे तो लॉन्ग एक्टिंग सिर्फ बेजल एरिया में नॉर्मल ग्लूकोज के लिए, जिसकी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ना हो उसके लिए बेहतर होती है, लेकिन जिसकी ग्लूकोज पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल होती है उसके लिए लॉन्ग एक्टिंग का ऐसा रोल बहुत कम है। ग्लांस और क्लाइटोरिस भी डीप में जाते हैं। विच आर फॉलोइंग अकर ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ब्रोंको डायलेशन करती है। HIV पेशेंट है, उसको स्किन का मसला हो गया, कापोसी सार्कोमा, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक दैट रिमेन्स इन ट्रू पेल्विस, तो मिडल रेक्टल आर्टरी, ये सब रिपीटेड है। यंग फीमेल पेन इन इंफीरियर रेक्टल रीजन
ऑफ एब्डोमेन प्रायर टू 2 वीक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये मिटल-शिमर्स वर्ड है. In third trimester of pregnancy, estrogen released from placenta. Patient with the nerve coming from the dorsal surface to the left side of the brainstem. What will be the defect in this patient? Nerve coming out on the dorsal surface of the लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. अच्छा, ये हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व है. ठीक है, ट्रॉक्लियर नर्व के बारे में एक खासियत है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व है. ये इंट्राक्रेनियल लॉन्गेस्ट है, मतलब ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा फासला यही तय करती है, और ये डॉर्सल सरफेस से निकलती है. ठीक है, ये डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम से निकलती है. बाकी जो है हमारे पास लेटरली निकलती हैं. ठीक है, बाकी हमारे पास लेटरली निकलती हैं. पॉन्स की जो है वो जो पॉन्स प्योर पॉन्स से निकलती है वो हमारे पास होती है एब्ड्यूसेंट. बाकी सारी जो है वो जंक्शन से निकलती हैं, पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन से निकलती हैं. पॉन्स की और मेडुलरी की जंक्शन से निकलती हैं, और मेडुला से निकलती है 5, 6, 7, 8 हमारे पास पॉन्स निकलती हैं. 9, 10 और 12 जो है हमारे पास निकलती हैं मेडुला से. ठीक है, ये मेडुला से निकलती हैं, और उसमें से जो स्पाइनल नर्व होती है, जो हमारे पास स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है, उसमें से भी उसका स्पाइनल पार्ट जो है वो स्पाइनल से निकल के आता है, और क्रेनियल पार्ट जो है मेडुला से निकलता है. ठीक है, आफ्टर गन शॉट लोअर बैक पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन सेंसेशन बट टेम्परेचर इज इंटैक्ट. ये भाई डॉर्सल लोड पड़ चुके हैं. हाइपोक्सीमिया कॉजेज़ ब्लड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो इंक्रीज टू P23 बी फीड. हाइपोक्सीमिया कॉजेज हाइपोवेंटिलेशन, इंक्रीज 23 BPG VQ वेंटिलेशन, परफियन मिसमैच या लेफ़्ट टू राइट शंट. अच्छा, इसमें लेफ़्ट टू राइट शंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इसलिए है कि भाई आपको मैंने बताया था जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन को. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट शिफ्ट होगी. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. जितनी ऑक्सीजन प्लाज्मा में होगी उतना फिर बाहर से आएगा जो आप लंग से लेके आएंगे, और फिर वो डिफियन ग्रेडियंट बनेगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा. ठीक है, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट एनेस्थीसिया इंडक्शन DOC इज़ ईटोमीडेट, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है. ठीक है, और इसके अलावा ये इसकी जो रिड्यूस हो जाती है जल्दी से ये, और इसमें हाइपोवेंटिलेशन और ब्रेडिकार्डिया के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है बंदा पहले ही, और आपने उसको ऐसी कोई दवाई दे दी तो उसको रिएक्शन हो जाएगा, तो बंदे की जो डेथ होगी ना, तो हमने ऐसी दवाई देनी जिससे उसका ब्लड प्रेशर और BP जो है वो कम से कम हो. ठीक है, तो ये हमारे पास है एज़ कम्पेयर टू प्रोपोफोल, दिस इज़ द बेटर चॉइस. ठीक है, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम ये हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो ये तो हम दे ही नहीं सकते भाई, ये तो हम ये सारे सप्रेस कर देंगे ना उसके हीमोडायनेमिकली उसको. तो ऑक्साज़ेपाम तो हम वैसे नहीं देते कि भाई लिवर के लिए अच्छा नहीं होता, CLD वालों को नहीं देते. हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, ईटोमीडेट देंगे जो शॉर्ट एक्टिंग है. स्टडी डन ऑन पेशेंट फॉलो रिजल्ट हैज़ ग्रेड बायस. तो एट्रीशन. अच्छा, ये एट्रीशन क्या होता है? एट्रीशन का मतलब है ग्रेड बायस. ग्रेड बायस पेशेंट पे एक ऐसी स्टडी की जिसमें ग्रेड बायस था. एट्रीशन क्या है? बंदा अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रहा, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसका. ठीक है, स्टडी ऑन पेशेंट डन बाय फॉलो अप रिजल्ट हैज़ ग्रेड बायस. तो जो उसका जो उसके बाद कंट्रीब्यूशन था, उसका जो स्टडी जो था वो सारा उसका फॉलो अप इसलिए नहीं सही से हो सका क्योंकि उसकी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उसमें शामिल नहीं थी. जब वो ही शामिल नहीं होगी पेशेंट की, वो ग्रेड बायस इस तरह से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नॉन कंप्लाइंस भी हो सकता है. ठीक है, वो भी इसी का ही है कि भाई नॉन कंप्लाइंट है और साथ जो है वो अपनी सही से नहीं कर पा रहा फॉलो. ठीक है, लेकिन इसमें इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आ रहा है और सारी चीज़ें इसमें ये सब कुछ कवर कर रहा है. इंसुलिन सिक्रीशन इज़ डिक्रीज्ड बाय. तो हमारे पास जब ग्लूकागॉन होता है तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाती है. स्क्रीटन आता है तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाती है. ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाती है. लेकिन बीटा ब्लॉकर जब आता है तो इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाती है. इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है कि जब डायबिटिक बीटा ब्लॉकर लेते हैं तो उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. लेकिन अगर जो नॉर्मल बंदे बीटा ब्लॉकर लें तो उनमें इंसुलिन की सिक्रीशन कम होगी और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा.
स्टिमुलाई टू डिक्रीज इंसुलिन, तो इंसुलिन का अगर ब्लड शुगर लेवल पहले से कम होगा तो बंदे को वही इंसुलिन तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। स्मैटोस्टैटिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। अच्छा, हमने ग्लूकागॉन में पढ़ा था कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो है और फैटी एसिड उसकी सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर रहे थे, इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहे थे और इसकी सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और साथ इसके सिक्रीटन जो है वो भी इसकी सिक्रीशन को जो है वो इंक्रीज़ करता है और लो पोटाशियम इसकी सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ये हाइपर कलीमिया को करेक्ट करता है, तो लो कैल्शियम इसकी सिक्रीशन को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव भी हम बता चुकी हूँ भाई, आंटी अनकपल कर देगी, तो नॉन एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन। पेशेंट विद इंक्रीज T3 T4 डिक्रीज TSH व्हाट शुड बी गिवन। तो अच्छा, इसमें उसने आपको जो है ना रेडियो आयोडाइड, बीटा ब्लॉकर, प्रोपाइल थायरोसिल सर्जरी, ये सारे जो हैं ये हाइपरथायराइडिज्म के ऑप्शंस हैं। लेकिन ये MCQ जो है ये इनकम्प्लीट है। इसमें उन्होंने एक जगह मैंने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि भाई बंदे को पैल्पिटेशंस हो रही हैं, हाइपरथायराइडिज्म है, तो आप क्या करेंगे, तो तब आप फिर बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है। वरना तो इसका आंसर प्रोपाइल थायरोसिल है, या रेडियो एक्टिव आयोडाइड से भी हम उसको करेक्ट करते हैं, उसका आयोडीन नहीं बनता जो जिसकी वजह से उसके अंदर थायरॉक्सिन की जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर इसलिए होगा, यहाँ पे पैल्पिटेशंस का कुछ मेंशन किया होगा जो कि नहीं है, इधर इनकम्प्लीट है ये सेंटेंस। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिजिगर्जिटेशन, तो भाई पता है भाई A2 जो एओर्टिक होता है ना उसका उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, A1 होता है और A2 होता है, ठीक है। एक इसका जो है वो लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे पाया जाता है, जिसमें उसमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन का हमें मिलता है, ठीक है, जिसको अर्ब्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और राइट इंटरकॉस्टल में इसका हमारा A2 मिलता है और साथ लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में हमें P2 मिलता है। फास्ट कंडक्शन इज माइलिनेटेड फाइबर्स, तो हमारे पास सॉलिडेटरी कंडक्शन है। फीमेल प्रेजेंटेड विद ईजी विजिबिलिटी एंड पेटिकी, देयर नो फैमिली हिस्ट्री, नो लैब्स, बस डिक्रीज इन पीएच, तो डिक्रीज इन प्लेटलेट्स कहना चाह रहा होगा, तो उसका आंसर है ITP, ठीक है, क्योंकि हीमोफीलिया वॉन बिलीवेंट बॉन्ड में, ठीक है। ये प्लेटलेट्स होगा कुछ, पता नहीं क्या प्लेटलेट्स होगा।
ठीक है। SLE का मेजर पार्ट टाइप 3 है, एस्थमा टाइप 1 है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप जो है वो हमारे पास टाइप 4 है, एनाफाइलैक्सिस टाइप 1 है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्ट्रेशन कैन डिक्रीज इन, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एडमिनिस्ट्रेशन जब देंगे आप तो वो डिक्रीज़ क्या कर देगी, पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल। जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप देते हैं तो आपने कभी डेक्सा देने के बाद आपने कभी किसी की BSR चेक की है? मैंने चेक की है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीजेज शुगर लेवल्स, हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल को रोक देगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है ना, कॉर्टिसोल बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई ग्लूकोज तो चाहिए उसको भागने के लिए फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में। अ मैन क्रॉसिंग रोड, ही लुक राइट देन लेफ्ट, मूवमेंट कॉज्ड बाय, भाई हमें पता था पिवट एटलांटो एक्सियल जॉइंट। उसके बाद इंक्रीज CVP इज ड्यू टू डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज इन CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन हार्ट रेट। अच्छा, डिक्रीज हार्ट रेट का क्या मतलब है कि डिक्रीज हार्ट रेट कैसे, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज इन CVP। अच्छा, आप लोग ये इंक्रीज इन CVP को याद ऐसे कर लें कि भाई जब भी हार्ट फेलियर होगा तो इंक्रीज़ होगी CVP, हार्ट फेलियर होगा तो CVP इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और हार्ट फेलियर के क्या क्या साइंस होते हैं, अब ये ऐसे याद करें। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, स्ट्रेनिंग होती है, कार्डियोनिक शॉक होता है और डिक्रीज़ इन कंप्लायंस ऑफ द वेन्स होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट फेलियर। इस तरह आप लोगों ने हार्ट फेलियर याद कर लिया। पीछे रह गया इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो हमें पता है कि भाई वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो CVP इंक्रीज़ होगी, वो तो कोई भी होगा तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और है इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर्स इंक्रीज़ होते हैं, ये तो अंडरस्टूड सी बात हो गई। उसके बाद है एंजाइम इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम का मकसद क्या होता है, बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारे एंजाइम्स बनाए क्यों हैं, एंजाइम्स ना होते तो रिएक्शन तो ऑलरेडी हो ही रहा था ना। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम का होता है कि पोटेंशिएट करना, उस रिएक्शन को इन्हांस करना कि वो जल्दी कम टाइम में एक चीज़ हो सके। टूरिस्ट हैज़ लेटरल गेस, डिप्लोपिया, एटेक्सिया, CBC शोज़ CBC is normal, CSF shows 50 to 120 mm प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कितना हमने याद किया था, 60 से 150 mg ना, तो प्रेशर उसका कम की तरफ जा रहा है। प्रोटीन 2.1, प्रोटीन बहुत कम हो गई है। ग्लूकोज उसका नॉर्मल रेंज में है, ग्लूकोज था 40 से 60। 90% ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो ये हमारे पास क्या है, हर्पीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, प्रोटीन और ग्लूकोज आपको बताते हैं कि आपने क्या चूज़ करना है, आपने वायरल चूज़ करना है कि आपने बैक्टीरियल आपने वायरल चूज़ करना है या TB या फंगल चूज़ करना है। ठीक है, अभी इसमें जो TB है ना, अगर यहाँ पे TB होती तो यहाँ पे आपकी प्रोटीन 500 होती, प्रोटीन यहाँ पे 500 होती और ग्लूकोज यहाँ पे 20 होती, ये होता TB में। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। TB और फंगल में हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज और प्रोटीन की वैल्यू से हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये भाई TB, फंगस या वायरल है। तो वायरल में हमारे पास लिम्फोसाइट ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन और ग्लूकोज या तो ये नॉर्मल रहते हैं या इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या प्रोटीन कम होती है, प्रोटीन ज़्यादा है तो उसके डिफरेंशियल्स में फिर TB भी आएगा, फिर बैक्टीरियल भी आएगा, सब आएंगे, फिर हम बाकी चीज़ों डिफ्रेंशिएट करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर बोन ट्रांसप्लांट इज CMV की ऑप्शन नहीं होगी तो पॉलीओमा। अ चाइल्ड विद स्मॉल गट रिसेक्शन विद ड्यू टू इंटरसेप्शन प्रेजेंटेड विद अनीमिया एंड ग्लोसाइटस, व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी। अच्छा, जब आपको जो टर्मिनल आइलियम है, हमने कहा था कि टर्मिनल आइलियम हमारे पास करवाती है विटामिन B12 की हमारे पास करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है,
तो ये हमारे पास अब उसका जो है वो आप स्मॉल इंटेस्टाइन कट गई है, तो हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि और ये जो ग्लोसाइटस होता है ये हमारे पास वो होता है टंग की जो है उसकी सोरनेस हो जाती है टंग की। ठीक है, उसके बाद है लेडी विद द 42 हार्टेड 90% ऑक्सीजन चेस्ट पेन आफ्टर ऑक्सीजन व्हाट विल बी द गिवन। तो जो एट्रोपिन है हमारे पास हार्ट रेट को बढ़ाती है, एट्रोपिन फॉर द ब्रेडिकार्डिया, कार्डिक अरेस्ट फॉर द एड्रेनालिन। ठीक है, और एपिनेफ्रिन का था एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज टैकीकार्डिया एट थेराप्यूटिक डोज। तो पैथिडीन जो है वो थेराप्यूटिक डोज पे एक्ट करके आपका टैकीकार्डिया करती है। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिएंट करती है, ट्रांजिएंट, बाकी बाद में जाके कम कर देती है। एट द एओटिक ओपनिंग डायलिटेशन एट एओटिक ओपनिंग डायलिटेशन ऑफ एओटा डैमेज टू। अच्छा, एओटा डैमेज हो गया है तो बस थोरेसिक डॉट ए जाइगस वेन चली गई। ये एओटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ABO एंटीजन जो है वो हमारे स्लाइवा में सिक्रीट होती है, और वहाँ से जब हम मैट्रिक FSC में थे, जब ये इसकी एंटीजन की होती थी, टेस्टिंग करते थे कि भाई स्लाइवा से एंटीजन ABO एंटीजन होती है। लैक्टिमेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इनहिबिटेड बाय, तो ये तो भाई हम पढ़ते जा रहे हैं कि भाई लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ इनहिबिटेड बाय ईस्ट्रोजन। बॉडी में ईस्ट्रोजन का बहुत अच्छा, प्रेगनेंसी में कहते हैं कि ईस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईस्ट्रोजन बहुत छोटे छोटे काम कर रहा होता है जो आपको पता नहीं चल रहे होते। जो प्रेगनेंसी में कोई उसको समझता नहीं है कि भाई ईस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है। ईस्ट्रोजन आपकी एंडोमेट्रियल पॉलिफरेशन कराता है, उसके बाद मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन कराता है। एंड ईस्ट्रोजन आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट में काम करता है। ईस्ट्रोजन लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को रोकता है। कई कि अभी तो नहीं चाहिए ना आपको पता है प्रेगनेंसी में बनना शुरू हो जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको रोक के कौन रखता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन इज़ द गुड आंसर। अगर नहीं है तो ईस्ट्रोजन नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक दूसरे के साथ साथ काम कर रहे होते हैं। फीमेल विद द हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन हो गई, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कॉर्डा टेम्पनी है ये। उसके बाद है कि पेशेंट भी टाइफाइड के साथ प्रेजेंट किया, तो इसके क्या होगा, तो हमने बासु से इसको याद किया हुआ टाइफाइड को, ब्लड कल्चर, फिर उसके बाद एग्लूटिनेशन टेस्ट है, उसके बाद फिर स्टूल कल्चर है, और उसके बाद यूरिन कल्चर है। यूट्राइन कार्सिनोमा अंडरगो सर्जिकल जैक्सन दिस कैंसर स्प्रेड टू बेबी, भाई ये यूट्रस हो गया। माइक्रोविलाया प्रेजेंट इन, तो हम पढ़ चुके हैं माइक्रोविलाया प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। सेल टू सेल एडहीजन, जो सेल टू सेल एडहीजन इज ए कैडहेरिन। ठीक है, और इसमें अगर पूछें कि भाई अगर किसी कोई मतलब सेल टू सेल डिवीजन में कैडहेरिन है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक में कौन होता है? भाई एम्ब्रियोनिक में भी सेल टू सेल डिवीजन में कैडहेरिन होता है। उसके बाद सिलेक्टिन में पूछते हैं कि भाई एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से और सेल से कौन जोड़ता है? ट्रांजिएंट, तो वो सिलेक्टिन है, और अगर मतलब स्ट्रांगली कोई कनेक्ट होता है तो वो इंटेग्रिन है। पेशेंट विद द राइट हेमीप्लीजिया विदाउट सेंसरी लॉस, लियन विल बी इन द साइड ऑफ पॉन्स, मेडला, मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम, और है इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल जो है वो हमारे पास मोटर सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, और उसमें उसने कहा मोटर ही चला गया, प्योर मोटर गया, सेंसरी नहीं गया। ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन विच बोन इज़ फेल्ट ऑन एंटीरियर सरफेस, तो हमारे पास कॉकिक्स होती है, जो हमारे पास हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कॉकिक्स मिलेगी पोस्टीरियरली। ठीक है, उसकी पोस्टीरियरली मिलेगी, और वो कॉकिक्स की एंटीरियर सरफेस होगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉक इज टिश्यू परफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन। ठीक है, उन्होंने पूछा हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉक, ये सारी उसकी सिम्टम्स हैं। मेन सपोर्ट भाई स्पर्म सपोर्ट ट्रांसफर सर्वाइकल है। पेशेंट प्रेजेंटेड टू चेस्ट पेन, क्वेश्चन विल बी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। भाई आप उसके पास कोई पेन के साथ आते हैं तो आप सबसे पहले यही पूछते हैं ना कि भाई आप अपनी पेन के बारे में बताएं। आप उससे हिस्ट्री तो नहीं लेते ना फ़ौरन। एमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आएगा पेन के साथ तो सबसे पहले आप उससे पेन की हिस्ट्री पूछते हैं। उसमें आप सबसे पहले एक्टिव कंप्लेंट्स लिखते हैं, एक्टिव कंप्लेंट्स के बाद आप हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है,
हाउस द पेन, पेन ठीक थोड़ी होगी जो आप उससे पूछेंगे अब आपकी कैसी पेन है, आप उससे पूछेंगे आपकी पेन के बारे में मुझे बताएं। डिजीज़ विच कैन बी कॉज्ड बाय स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से कौन सी डिजीज़ होती हैं? कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ एंड साइकोलॉजिकल डिजीज़, ये हमारे पास स्ट्रेस से डिजीज़ होती हैं, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एस्बेस्टस एंड टबैको स्मोकिंग कर रहा है वो बंदा, तो उसको क्या हो जाएगा? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो जाएगा, ठीक है। वैसे एस्बेस्टस मेसोथेलियोमा कराता है मैलिग्नेंट, लेकिन जब आपके पास टोबैको आ गया, आंखें बंद करके आपने लंग्स के बारे में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कर देना है। जब स्मोकिंग आएगी तो वो सब पे डोमिनेंट हो जाएगी और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा करवाती है। A female presented with isolated lung mass in the periphery of the right lung, weight loss, fever, diagnosis is, तो इसका डायग्नोसिस है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। पेरिफ्री में आउटर एरियाज़ में जो हमारे पास होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा, और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा नियर द हाइलस होता है, ठीक है, नियर द हाइलस होता है। और मीजोथेलियोमा लाइनिंग ऑफ द प्लूरा के दरमियान में होता है। और मोस्ट कॉमन ट्यूमर इज़ नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। समझ आ गए सारे पॉइंट्स? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि पेरिफ्री में है, मिडल में होता, हाइलम में होता, ब्रोंकोजेनिक होता, लाइनिंग ऑफ लंग्स के अराउंड होता, तो मेसोथेलियोमा होता। मेसोथेलियोमा कराता कौन है हमारे पास? एस्बेस्टस। अ पेशेंट विद द सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्प्शन विल बी सबलिंगुअल। 25-year-old फीमेल हैज़ लेप्रोटमी नाउ हैविंग हर्निया, विच लेयर कम्स फर्स्ट। तो चीज़ में सबसे पहले जो आप हर्निया ना वो वीक एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी जगह होगी जहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स वीक होते हैं, तो वहाँ से फिर आपके फैट और फेशिया जो है ट्रांसफेरालिस मिल के निकल आते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफेरालिस फेशिया है, यहाँ पे अगर फैट होती है तो फैट को भी प्रेफर किया जाता है, और यहाँ पे ट्रांसफेरालिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लिवर इज़, तो मैं आपको बताया था कि स्टारवेशन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर प्रोटीन डिफिशिएंसी, और तीसरे नंबर पे फैटी फूड है। अब ब्लड वेसल हैविंग वैल्व्स, तो ब्लड वेसल कौन सी वैल्व होती है? मीडियम साइज जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वैल्व्स होते हैं ना, मीडियम साइज में होते हैं। लार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, तो मॉर्फिन ब्रेडिप्निया मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को कम कर देगा और मियोसिस कर देगा, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल्स ड्यूरिंग द हिप सर्जरी, सर्जरी लाइगेट वेसल ऑफ फेमर डायमेटेड विच इज आर्टरी इज द मेन सोर्स ऑफ दिस वेसल। तो आपको पता है कि हेड ऑफ द फीमर को, मैंने आपको क्या बताया था, हेड ऑफ द फीमर को कौन सप्लाई करता है? हेड ऑफ द फीमर को हमारे पास रेटिनाक्यूलर वेसल सप्लाई करती हैं, और वो कैसे बनती हैं? वो बनती है मीडियल और लेटर सर्कमफ्लेक्स के एनास्टमोसिस से। और मीडियल और लेटर सर्कमफ्लेक्स कहाँ से आ रही हैं भाई? फेमोरल से आ रही हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई आपको याद होगी, ब्लड वेसल्स याद होंगी, उनकी ब्रांचेज याद होंगी, तो वही काम चल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अबंडेंट इन मसल्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेस्मिन है वो मसल्स में होता है, वर्मेक्टिन जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में होता है, माइक्रोविलाई जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास साइटोकैरेटिन है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एसिड, ये जो है हमने क्या बताया था आपको, बताया था मेलिग्नेंसी में होते हैं, ये मेलिग्नेंसी में होते हैं। उसके बाद CSF इज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा हैज़ डिक्रीज ग्लूकोज, ठीक है, इसका ग्लूकोज भी कम होता है। और अगर ग्लूकोज और प्रोटीन में दो ऑप्शन हो तो फिर डिक्रीज प्रोटीन ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। पोटाशियम, इसका सोडियम दोनों के इक्वल होता है। मैग्नीशियम इसका ज़्यादा होता है CSF का, ठीक है। इसका क्लोराइड भी ज़्यादा होता है, और इसका क्रेटिनिन भी ज़्यादा है, ठीक है। 38 है प्रेजेंटेड विद डिस्निया है, वेट लॉस है। उसके बाद ये क्या है भाई? रीड स्टेनबर्ग है, वो क्या है हमारे पास भी? हॉजकन है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ इन द लिम्स इज़ ड्राई गैंग्रीन, ठीक है। आगे से जो ड्राई गैंग्रीन की कॉम्प्लिकेशन है वो है वेट गैंग्रीन, ठीक है। मोस्ट कॉमन लिम्ब कॉम्प्लिकेशन इज़ ड्राई गैंग्रीन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटिक फुट मतलब वो पहले ही इन्फेक्टेड है। Patient with the acute myocardial infarction has shown the ECG shown which of the following myocardial infection हो गया तो displacement ST displacement hormone which increase secretion in dark and causing the hypogonadism। तो ये हमारे पास क्या है? मेलाटोनिन जो है वो हमारे पास डार्कनेस में, मैं आपको बताया था ना कि नींद में जो आपके पास रिलीज़ होता है वो मेलाटोनिन रिलीज़ होता है डार्कनेस में रिलीज़ होता है कि भाई रात हो गई अब सो जाओ ना, तो वो आपको मेलाटोनिन जो है बता रहा है, ठीक है। अगर इसकी इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो हाइपोगोनाडिज्म कर देगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, अर्ली मॉर्निंग में हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। इस तरह से डीप स्लीप से आप इस तरह याद कर ले कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो जितना ज़्यादा सोते हैं उनकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज इज इन डीप स्लीप, ठीक है। डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। रिगार्डिंग द
अच्छा इस ग्रोथ हार्मोन के ना हमने वो याद किए थे कि प्रेफरेंसेस याद की थी। सबसे पहले क्या था हाइपोग्लाइसीमिया, उसके बाद क्या था एक्सरसाइज, उसके बाद क्या था नॉन रैम, उसके बाद था रैम। ठीक है, नॉन रैम इज़ द डीप स्लीप, पहले वो आती है फिर रैम आता है। रिगार्डिंग द विटामिन E2 इज़ विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। रिगार्डिंग द प्रेशर ऑफ राइट ब्लड प्रेशर कब होता है, भी 8 पे खुलता है और सिस्टली में जो है वो 25 हो जाता है और जो है वो डायस्टली में 0 हो जाता है और इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का एओर्टिक का 80 होता है। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग इन बॉटलिज्म ईस्ट को पे भी फ्लैसिड पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी हो जाएगा। रैशनल ड्रग डिज़ाइन जो है वो हमारे पास प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ठीक है, अल्टीप्लेज ये डीएनए के थ्रू बनाया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ना ह्यूमन डीएनए से बनाया जाता है अल्टीप्लेज और ये प्लाज्मोजन एक्टिवेटर और ये एसटी एलिवेशन में दिया जाता है। ठीक है, विद इन द 3 आवर्स। मोटर सप्लाई डायफ्राम जी फ्रेनिक नर्व है हमारे पास। ठीक है, बस जी डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो माइक्रोअल्बुमिया। जीएफआर इज डिक्रीज बाय इंक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा प्रोटीन और ये इंक्रीज हो जाएगा जीएफआर ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोटीन्स और जब डिक्रीज हो जाएगा जब इंक्रीज इन प्रोटीन। ठीक है, ये तो कुछ पता है आपको। एफरेंट आर्ट्रियोल की डायलेशन हो जाएगी तो इंक्रीज हो जाएगा, इफेंडालोश की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से जाके खुल गई है और जीएफआर दरमियान में पीछे से बंद हो गई तो जीएफआर वही चीज़ इंक्रीज होगा, लेकिन यार कंस्ट्रक्शन जब फ्लो ही नहीं होगा तो डिक्रीज जीएफआर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज बाय द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो सिस्टिक हाइग्रोमा है। जुवेनाइल पॉलिप इज ऑल्सो कॉल्ड हमाटोमेटस पॉलिप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, विच कॉलिसिस्टेक्टमी हो गई है, पारेंट्रल कर दी है। पारेंट्रल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट विद कशिंग सिंड्रोम विच वन शुड बी करेक्टेड बिफोर हाइपरग्लाइसीमिया। फाइगोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ, तो हमारे पास है भाई न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज का काम है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन है वो ओब्वियसली मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। एक जो है वो अर्ली आ जाता है और एक लेट आता है। स्किन पिगमेंटेशन है, ओबेसिटी है, हिर्सुटिज्म, विच वन इज़ द इंक्रीज कॉज ऑफ दिस। तो आपने अब इसमें देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ACTH को आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ACTH में स्किन पिगमेंटेशन जब आएगा वर्ड तो आपने आंखें बंद करके ACTH के बारे में सोचना है। बाकी एब्डोमिनल ओबेसिटी बाकी ये सारा कुछ जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में होता है। लेकिन हिर्सुटिज्म कौन कराता है, एंड्रोजन्स। ACTH ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स सब कुछ रिलीज़ हो रहा है, इसलिए उसका सारा कुछ ये ख़राब हो गया है। सीक्वेंस ऑफ द इमेज इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सबसे पहले जो है वो डैमेज्ड वैल्व होगा। जो नॉर्मल वैल्व होते हैं उनके ऊपर वो जो है वो रेजिस्टेंस होते हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, अगर डैमेज हो गया वैल्व ना किसी तरह से भी, जब से भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था या जो भी था इशू था उस बंदे को, तो डैमेज हो गया वैल्व, उसके बाद थ्रोम्बस बनेगा। थ्रोम्बस के बाद पूरी बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाएगा पूरी बॉडी में और फिर हार्ट में पेनिट्रेशन कर लेगा। DTB से याद रखें। 48 रहे कि पेशेंट में जो एक्सरे शो 3 सेंटीमीटर इन द राइट मिडल लोब। राइट मिडल लोब में हमारे पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है और पेरिफेरी में एडिनोकार्सिनोमा होता है। लाइनिंग में मेसोथेलियोमा होता है और एरोमेटिक ब्लैडर जो है, ऑटोमेटिक ब्लैडर हमारे पास पड़ता है जी सैक्रल में होता है, सॉरी सिंपैथेटिक में होता है ना। Inflammation of the portal triad spills the adjacent lobules, bands of inflammation extending portal vein, terminal hepatic venule, also causes of liver necrosis. Liver necrosis का मतलब है कि भाई पुरानी चीज़ हो गई है। ठीक है, क्रॉनिक चला गया। फेल्मिनेंट तो एक्टिव होता है ना, एक्टिव है। विटामिन हेपेटाइटिस A जो है वो फेल्मिनेंट में एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, पता चल गया भाई क्रॉनिक है। अब क्रॉनिक क्या चीज़ है, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है, क्योंकि उसने वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे, आप ये देखिए उसने वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, ये होती है क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में। पुराना हेपेटाइटिस हुआ है उसको, उसकी एक्टिव हेपेटाइटिस हो गया। क्रॉनिक पैसिव कंजेशन क्या होता है, ये होती है स्टेसिस। इसमें स्टेसिस होती है, ऑफ ब्लड होती है, साइनोसाइड्स इसके जो हैं वो डिस्टेंडेड होते हैं और इसमें राइट हार्ट फेलियर होता है, उसमें होता है ये। ठीक है, फीमेल केम फॉर द रूरल एरिया विद द सीवियर डायरिया 15 to 16 एपिसोड जो है वो ड्यू टू विब्रो कॉलरा। अच्छा, विब्रो कॉलरा का एक तो ये रूरल एरिया का वर्ड है। ठीक है, विब्रो कॉलरा में एक रूरल एरिया का वर्ड होगा, एक सीवियर डायरिया है। ठीक है, और जो है वो 15 to 16 एपिसोड्स है। ठीक है, जब एपिसोड्स के बारे में उन्होंने मेंशन कर दिया हो ना कि 15 से भी ऊपर चली गई हैं एपिसोड्स की, बहुत इंतहा की उसकी जो एपिसोड्स हैं और उसको बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि विब्राओ कॉलरा है। ठीक है, जो कंपाइलोबैक्टर है ना,
कंपाइलोबैक्टर, आपको पता है कि कंपाइलोबैक्टर क्या कॉज करता था? कंपाइलोबैक्टर हमारे पास डायरिया करता है, लेकिन वो हमारे पास इतना सवेयर डायरिया नहीं करता। वो हमारे पास होता था ईटिंग रॉ और अनकुक्ड पोल्ट्री वगैरह, इस तरह की चीज़ों को अगर किसी ने अगर खा लिया है ना अनकंटेमिनेटेड चीज़ों को, तो वो कंपाइलोबैक्टर होता था, कंपाइलोबैक्टर का बैक्टीरिया। और कंपाइलोबैक्टर का जो बैक्टीरिया है उसकी जो डायरिया की वजह से, या तो उसमें मेंशन उन्होंने किया होता डायरिया हो रहा है ड्यू टू रॉ मीट उसने खा लिया है, रॉ मीट खा लिया है, अनकुक्ड कुछ खा लिया है, और साथ इसका ब्लडी भी होता है। और मोस्टली इसकी जो सिम्टम होती हैं उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी, इस तरह की कोई चीज़ें बताई होती हैं, जिसको आप GBS कहते हैं ना। कंपाइलोबैक्टर GBS कराता है। और विब्रो कॉलरा का भी वाटरी डायरिया, रुक नहीं रहा उसका डायरिया, बस होता जा रहा है, ठीक है। राइस फ्लोट जिसको डायरिया भी कहते हैं भाई, 15-16 एपिसोड्स हो गई हैं, रूरल एरिया से आ गया है। विच ऑफ द फॉर डेफिनेशन ऑफ द रिलायबिलिटी, मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी का ये कि भाई जिसमें प्रोसीजर किया है उसके रिपीटेडली सेम आंसर्स आए हैं, तो उसको हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, फिजियोलॉजिकल कॉज है कि भाई उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपने सांस से भी हाइपोक्सीमिया कर सकते हैं। कैसे? अगर आप स्लो सांस लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इधर वॉलंटरी लेंगे, जो स्लो सांस लेंगे तो आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो जाएगी। हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हाथ में। अ लेडी विद कॉन्स्टिपेशन शी इज़ ट्रेनिंग वाइल डेफिकेशन और रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबर रेक्टालिस करा रही है भाई। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, स्टडी इफेक्ट ऑफ ISD इंक्रीज रिस्क फैक्टर, वॉट टाइप ऑफ स्टडी इज दिस। तो ये क्रॉस सेक्शन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आइडेंटिफाई का वर्ड आ जाए, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, एक ही बंदी है, सिर्फ एक पर्सन है, 1 पर्सन विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग टेकन टू स्टडी, एक बंदे को पकड़ के स्टडी पे ले लिया है भाई, क्रॉस सेक्शन है रिस्क फैक्टर लेने के लिए। दो ग्रुप्स होंगे रिस्क फैक्टर को जानने के लिए, रेयर केसेस को जानने के लिए, ठीक है। केस कंट्रोल क्रॉस सेक्शन का समझ आ गया? ये देखें इन्होंने यहाँ पे एलैबोरेट भी कर दिया है, डिजीज्ड वर्सेस नॉन डिजीज़ रिलेटेड टू ऑड रेशो, ठीक है। रेयर केसेस के बारे में और डिजीज़ और नॉन डिजीज़ के बारे में, टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स, ये हो गया, ठीक है। अब ग्रुप्स विद रिस्क फैक्टर्स एंड ग्रुप्स विदाउट रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। रिलेटेड टू रिलेटिव रिस्क, कॉज टू अफेक्ट, फॉरवर्ड स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज डिजीज़ एंड रिस्क फैक्टर। ये एक बंदा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, 1 पर्सन, इसमें ग्रुप का वर्ड यूज़ किया हुआ है। एक बंदे के पास बहुत ही रिस्क है, एक बंदा विदाउट रिस्क चल रहा है, ठीक है। 2 ग्रुप ले लिए, एक में रिस्क है और एक में रिस्क नहीं है, ठीक है। रिलेटिव टू रिस्क है, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, तो व्हाट इज़ दिस स्टडी? दिस स्टडी इज़ क्रॉस सेक्शन, 1 बंदा है उसको, और ये फॉरवर्ड स्टडी है, ठीक है। वार्टिलियन और वल्वा भाई कौन है? स्क्वेमस पेपिलोमा, जेनिन म्यूटेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव म्यूटेशन कॉज द कैंसर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। कुछ बंदा है बच्चा, उसके बाद क्या है भाई, उसको उसका दांत निकाल दिया भाई, ये क्या भी हाइट एंड वेट है। उसके बाद इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन इन मॉडरेट क्लाइमेट। अच्छा, जो इनसेंसिबल लॉसेज होते हैं ना, इनसेंसिबल लॉसेज वो स्किन से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हैं, इनको हम इनसेंसिबल लॉसेज कहते हैं। और वो टोटल 700 ml होता है टोटल, ठीक है। टोटल इसमें से जो स्किन का पार्ट है वो 350 ml है, ठीक है। तो 200 से 400 जो है वो हमारे पास 350 ml है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास लंग्स में, और लंग्स का क्या है हमारे पास, लंग्स का भी हमारे पास 350 ml है, ठीक है। दोनों को एडअप करके हमारे पास 700 ml हो गया। और स्वेट्स का है, स्वेट में हमारा 100 ml होता है, स्वेट में 100 ml होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो फीसिस होता है उसका भी 100 ml है, ठीक है। याद हो गए थोड़े बहुत आपको? फीसिस भी 100 ml है, फीसिस और स्वेट्स दोनों का 100 ml है, लंग्स का और स्किन का दोनों का 350 ml है। थोड़ा सा याद हो गया आपको? उसके बाद कह रहे हैं कि और यूरिन हमारा कितना निकलता है? यूरिन हमारा 1400 ml है,
ठीक है। यूरिन कितना है हमारा, यूरिन है हमारा 1400 ml है। टोटल आउटपुट हमारा कितना है 2300 ml, ठीक है। 2300 ml है और हमारा जो इनटेक होता है वो 21 ml होता है। टोटल जो है वो हमारा 21 ml, अगर किसी ने 200 ml ले लिया उसमें से बाकी मेटाबॉलिज्म से और इनटेक से और सारा कुछ मिक्स करके इंजेस्ट करके, तो टोटल इसका भी 2300 ml होगा। 23 ml आपने ले लिया, 23 ml ही बाहर निकल गया, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। उसके बाद पर्सन हैज़ रिपीटेड एडमिशन इन जॉइंट पेन, एब्डोमिनल पेन, मदर पठान, ये तो सिक्कल थैलेसीमिया डिजीज़ हमने पढ़ ली थी ना। रिगार्डिंग द फीटल एचबी, तो फीटल एचबी क्या है भाई, 2 अल्फ़ा है और उसके अंदर 2 बीटा चेन, ये अडल्ट हो गया, ठीक है। बाइंड मोर ऑक्सीजन विद द, हाँ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसमें, फीटल एचबी क्या करता है, फीटल एचबी loves oxygen, हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। हेल्डेन इफेक्ट और फीटल एचबी ऑक्सीजन हैज़ मोर अफिनिटी, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ती नहीं, अपने साथ लगा के रखती है ये फीटल एचबी, ठीक है। बच्चों को साथ लगा के रखते हैं ना, तो बच्चा ऑक्सीजन को साथ लगा के रखता है। ब्रॉड टू लंबोसेक्रल कंटेनिंग मेनिंजेस विदाउट, ये बच चुके हैं भी मेनिंजोसील है ये, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया डिजीज़ का। उसके बाद है टेस्ट वुड बी लाइकली इन्वेस्टिगेट, यू विल इन्वेस्टिगेट डिजीज़ बाय टेस्ट, तो टेस्ट से डिजीज़ कैसे, डिजीज़ कौन सी चीज़ फाइंड आउट करती थी, वो थी सेंसिटिविटी, ठीक है। और बंदा जो है वो ट्रू नेगेटिव है, जिस बंदे को डिजीज़ नहीं है वो कौन है, ट्रू नेगेटिव बाय स्पेसिफिसिटी, ठीक है। नॉन डिजीज़ को डिटेक्ट करता है स्पेसिफिसिटी, डिजीज़ बंदे को डिटेक्ट करता है सेंसिटिविटी। एच जो है हमारे पास बंदा आ गया है, उसकी 2 सेंटीमीटर जेवीपी है। कार्डिक आउटपुट कितना बताया था मैंने आपको, 5 से 6 लीटर होता है ना, और जेवीपी हमारे पास 6 to 8 सेंटीमीटर होती है। और सीवीपी मैंने आपको क्या बताई थी कितनी होती है, 5 से 15 सेंटीमीटर होती है सीवीपी, ठीक है। और जो एमरजेंसी है उसमें उसका जो है ये सब कुछ कम हो गया है, तो भाई कम किस में होता है भाई, हाइपोवोलेमिक शॉक में सब कुछ कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पेशेंट विश टू टेक द सप्लीमेंट्स, और ये कौन सा था, विटामिन B12 लेता है, विटामिन ई ले लेता है फिर वो उसकी जगह पे, ठीक है। ये भी हो गया था ना। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कैंसर क्या है, इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रमोटर प्रेगनेंट 25-year-old patient present with the recurrent venous thrombosis, 1 episode pulmonary embolism, हर पीटी एपीटी बीटी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है, अब जो फैक्टर 5 है ना वो भी थ्रोम्बोसिस कराता है, फैक्टर सी भी की डेफिशिएंसी भी थ्रोम्बोसिस कराती है, एंटी थ्रोबिन 3, इन सब की डेफिशिएंसीज जो हैं वो थ्रोम्बोसिस कराती है, ठीक है। लेकिन उनमें बीटी पीटीटी एपीटीटी ये सब एबनॉर्मल होंगे, और ओसीपी जो है वो उसमें ये नॉर्मल है, क्योंकि जो एंटीथ्रोमिन सी और ये प्रोटीन डेफिशिएंसी ये सारे जेनेटिक हैं और इसके सारे ये डिरेंज्ड होंगे। लेकिन ये ओसीपी अभी इसने लेना शुरू किया तो उससे एपिसोड बढ़ गई हैं उसकी, तो ये है आपको पता चल गया। विच स्ट्रक्चर इज़ डैमेज व्हेन निडल इज़ इंसर्टेड इन लोअर पार्ट ऑफ द रिब, तो ये हमारे पास भाई नर्व है। मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन इन आर्म, और ये क्या था भाई, बाइसेप ब्रेक किया था जो ऑरिजिनेट करता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से, और जाके अटैच हो जाता है हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। सुप्राकॉन्डाइलर रिज से राइज करता है ह्यूमरस की। लोकलाइज सर्कमफ्रेंशियल लेटरल वॉल इन्फार्क्टुलेगम सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। एना सर्वाइकलिस रूट वैल्यू इज हाइपोग्लॉसल विल C1 C2 C3। पेशेंट हैज़ लॉस्ट सुपिनेशन विच नर्व रिस्पॉन्सिबल, तो नर्व रिस्पॉन्सिबल है सुपिनेशन के लिए, बाइसेप ब्रेकिया रिस्पॉन्सिबल है सुपिनेशन के लिए। आंखें बंद करके आपने मस्टोस्केलेटल के बारे में सोचना है, ठीक है। और रेडियल हमारे पास सुपिनेटर को सप्लाई करती है, तो ये हो गए हमारे सुपिनेशन के मसल्स। और मीडियन नर्व जो है हमारे पास प्रोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे पास प्रोनेशन के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये आ गया, उन्होंने आगे से आपको बता भी दिया है कि भाई मीडियन नर्व जो है प्रोजेक्शन कराती है, सुपिनेशन जो है वो मस्कुलोस्केलेटल एंड रेडियल नर्व करती है, ठीक है। मेन सरफेस बैरियर टू पैथोजन इज़, तो हमारे पास स्किन है भाई, सबसे पहले पैथोजन जो है वो स्किन पे आएगा। स्टीसन जो प्रोडक्ट है वो भी बैकल स्पेस में होती है, ठीक है। ये पूरा पढ़ चुके हैं। वार्थन जो है फर्न्यूलम ऑफ टंग में खुलती है। लिंगुअल नर्व उसको उसके जो है वो लूप्स अंडर द डक्ट, ठीक है। इसका भी MCQ आ सकता है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस
सूडोमोनास कोलाइटिस हो गया है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, मेट्रोनिडाजोल होगी, मेट्रोनिडाजोल नहीं होगी तो वेनकोमाइसिन विल बी प्रेफरेबल। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ व्हाट विल अकर, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ है उसका एडीएच जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है, तो हमारे पास ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि सीआरएफ है टेकन, तो ये हेमोलाइसिस हो गया है। लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लियन इन विच एरिया, तो लियन कहाँ पे होगी हमारे पास, सेरिबेलम में होगी। ठीक है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन जब चली जाती है तो अच्छा ये देख लें आप लोग यहाँ पे, लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, तो लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इसमें ना ये सेंटेंस बहुत डिफरेंट तरीकों से भी आता है, तो आपने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है कि उसमें पूछ क्या रहा है। सिर्फ लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स मेंशन किया हुआ है, भाई आपने सारी ब्रम के बारे में सोचना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारी अकोमोडेशन को रिस्पॉन्स करता है, अगर वो ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म हो गया, बाकी कुछ भी मैंशन नहीं किया हुआ तो बस आपने कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, लेकिन अगर उसने लाइट रिफ्लेक्स के बारे में बता दिया है, लाइट रिफ्लेक्स है नहीं है, फिर आप दूसरी बातें सोचेंगे। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बट द लाइट रिफ्लेक्स इज़ इंटैक्ट, लाइट रिफ्लेक्स उसका इंटैक्ट है लेकिन अकोमोडेशन उसकी चली गई है, तो वो होगा प्रेस बायोपिया। अगर लिखा हो लॉस ऑफ अकोमोडेशन अगर लिखा हो लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स एंड अकोमोडेशन इज़ इंटैक्ट, ठीक है, तो फिर हमारे पास होगा एनसेफ्लाइटिस। एनसेफ्लाइटिस में बंदे को बाहर देखने, उसको मतलब आप समझ लें कि भाई एनसेफ्लाइटिस है, इन्फेक्शन है, उसकी बाहर की आंख जो है वो लाइट को नहीं देख रही, तो लाइट रिफ्लेक्स चला गया, अकोमोडेशन उसके मसल्स आंखों के पीछे के सारे ठीक है। बुढ़ापा आ गया है, प्रेस बायोपिया बुढ़ापे में होता है, प्रेस बायोपिया बुढ़ापा आ गया तो भाई उसकी अकोमोडेशन ख़राब होगी, उसके सीलियरी मसल्स ख़राब हो गए हैं, भाई अकोमोडेशन नहीं हो रही, सिंपल इज़ डैट। ठीक है, अब ये तो हो गया आउटर चीज़ें। अब जब इनर जब है हम क्रेनियल में जा रहे हैं, क्रेनियल में हम सोचेंगे भी लॉस ऑफ अकोमोडेशन है। अब उन्होंने लॉस ऑफ अकोमोडेशन के साथ आपको थर्ड क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट बता दी है, तो मिड ब्रेन होगा और उसमें एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होगा उसमें, अगर हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाती है विद द थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व क्या है, ओक्यूलोमोटर है, जो हमारे पास आइज़ के मसल्स को इन्वॉल्व करती है। तो लिखा होगा कि भाई आँख के मसल काम नहीं कर रहे हैं, आँख लेफ़्ट पे चली गई, राइट पे चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई, और ये सब चीज़ें हो गई, उसको डिप्लोपिया हो गया, ये सारी चीज़ें इस तरह की आपको सिम्टम्स बताएंगे। टोसिस हो गई, आँख नीचे गिर गई, थर्ड नर्व की ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, अडक्शन नहीं हो रही उसकी, तो ये सारा कुछ क्या है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट है जो कि मिड ब्रेन में होता है। और एक और पॉइंट है कि जब हमारे पास अकोमोडेशन जो है वो अकोमोडेशन हमारे पास इंटैक्ट होती है, लेकिन हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स हमारे पास होता है, लेकिन अकोमोडेशन लॉस्ट होती है, तो वो हमारे पास